आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रोमांस इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो रोमांस उस तरह के लिटरेचर को कहा जाता है लिटरेचर में जो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक अपने सक्सेस की पीक पर था। और हम अगर एंग्लो नॉर्मन पीरियड की बात करते हैं तो उस समय से ही ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। रोमांस में यूजुअली एडवेंचरस स्टोरीज हुआ करती थी। मोस्टली एक हेरोइक नाइट होता था जिसके पास एक क्वेस्ट होती थी पूरा करने के लिए। इस टाइम का एक मेजर पोएट था जीन बोरेल नाम का, जिसने सॉन्ग ऑफ सेक्शंस लिखा था। जनरली मेडिएवल रोमांस को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला मैटर ऑफ फ्रांस, सेकंड मैटर ऑफ ब्रिटेन और थर्ड मैटर ऑफ रोम। एक एक करके इन तीनों की शॉर्ट में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर ऑफ फ्रांस की। तो मैटर ऑफ फ्रांस की स्टोरीज शार्लेमेन के लेजेंडरी एडवेंचर्स की कहानियां हुआ करती थी। ये एक 9th सेंचुरी का क्रिश्चियन एम्परर था। इसके बाद में अगर बात करें एपिक पोएम्स की तो फ्रेंच शैंसोन्स द गेस्टे सॉन्ग ऑफ डीड्स ये एक एपिक पोएम का ग्रुप है जो ट्रेवर्स ने कंपोज की थी। सबसे फेमस मैटर ऑफ फ्रांस की स्टोरी है शैंसोन दे रोलैंड, जिसमें रोलैंड नाइट की करेजियस एडवेंचर्स की कहानियां हैं। इन स्टोरी का एंड उसकी मौत से होता है। इसके बाद जेन एंडरसन ने मैटर ऑफ फ्रांस रोमांस को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप में स्टोरीज थी ओटुल की, द सेज ऑफ मेलेन की और रोलैंड और वेर्ने की, और दूसरे ग्रुप में फ्रम्ब्रास द सोडोन ऑफ बेबीलोन की कहानियां रखी गई। अब बात करते हैं मैटर ऑफ ब्रिटेन की। ये मोस्ट फेमस कैटेगरी है रोमांस स्टोरीज की। इस ग्रुप की मोस्टली स्टोरीज किंग आर्थर की लाइफ पर और उसके नाइट ऑफ राउंड टेबल पर बेस हैं। फेमस ऑर्थोरियन रोमांस जैसे वेस की गैस्ते देस ब्रिटन्स मीन्स डीड्स ऑफ द ब्रिटन्स और सेरेटन दे ट्रॉयस द नाइट ऑफ द कोर्ट है। अब बात करते हैं मैटर ऑफ रोम की। ये क्लासिकल स्टोरीज से डील करता है, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानियाँ, ट्रोजन वॉर की कहानियाँ। इसमें द सीज ऑफ थीब्स, द सीज ऑफ ट्रॉय, द एडवेंचर ऑफ एनियास जैसी कहानियाँ इंक्लूड हैं। मैटर ऑफ रोम एंशिएंट क्लासिकल कल्चर को दिखाता है। इस तरह के रोमांस कोर्टली लव से ड्राइव किए गए थे जो लव लिरिक्स से स्टार्ट हुआ था। ये बात की हमने मैटर ऑफ रोमांस की। अब बात करते हैं मेजर एंग्लो नॉर्मन्स रोमांसिस की। तो सबसे पहले बात करते हैं ओटुल की। ये एक रोमांस है जो 1330 में लिखा गया था। इस रोमांस की मेन थीम है एक बैटल जो क्रिश्चियंस और सराकन्स के बीच में लड़ी गई थी। सराकन्स क्रूसेड के टाइम पर अरब्स या मुस्लिम लोगों को कहते थे। नेक्स्ट रोमांस आता है द सेज ऑफ मेलेन। ये पहले रोमांस का ही अगला हिस्सा है। ये 12 लाइन्स राइमिंग स्टैंजा में लिखा हुआ है। इस रोमांस का सेंट्रल फिगर बिशप टुर्पिन है। नेक्स्ट रोमांस आता है सर फ्रम्ब्रास। ये 13 और 14वीं शताब्दी में लिखा हुआ था। ये एक वर्स रोमांस है जो अरब वर्ल्ड के द्वारा रोम के कैप्चर होने की कहानियों को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट रोमांस आता है द सोडोन ऑफ बेबीलोन। ये रोमांस फ्रेंच किंग शार्लेमेन के बारे में है। इसमें सोडोन या सुल्तान रोम को कैप्चर कर लेता है। इस टाइम की सभी कहानियाँ कन्वर्जन पर बेस होती थी। नेक्स्ट आता है सर डिगेयर। इस लाइन में अगला रोमांस है। ये 14th सेंचुरी में लिखा गया था। ये रोमांस एक नाइट के बारे में है जिसे जन्म के बाद छोड़ दिया गया था और वो अपने माँ बाप को तलाश करता है, लेकिन बिना जाने गलती से वो अपनी खुद की माँ से शादी कर लेता है और अपने पिता से लड़ता रहता है जब तक उसको सच्चाई का पता नहीं चल जाता। एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके माता पिता शादी कर लेते हैं और वो एक किंग की बेटी से शादी कर लेता है। नेक्स्ट रोमांस आता है सर ऑर्फेयो। ये रोमांस एक अनोन केल्टिक ऑथर ने लिखा था। ये एक ग्रेट म्यूजिशियन ऑर्फियस और उसकी पत्नी यूराइडिस के मिथ पर बेस रिटेलिंग है जो किंग ऑर्फियो की कहानी को नरेट करता है। नेक्स्ट रोमांस आता है गैस्टे देस ब्रिटन्स। ये वेस ने लिखा था और वेस की बात हम अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। ये जोफ्री ऑफ मॉनमंथ की हिस्ट्रियो रेगम ब्रिटानिया पर बेस है। गैस्टे देस ब्रिटन्स का मीन्स होता है डीड्स ऑफ द ब्रिटन्स। ये पोएम 1155 में कंप्लीट हुई थी और एलिनोर ऑफ एक्विटाइन को डेडिकेटेड है ये वर्क। किंग आर्थर उसके नाइट्स के बारे में है ये सब कुछ।
नेक्स्ट आता है द आर्ट ऑफ टोलोस। ये मिडिल इंग्लिश रोमांस है जो 14th सेंचुरी में कंपोज किया गया था। ये पोएम नॉर्थ ईस्ट मिडलैंड्स डायलेक्ट्स में लिखी गई है। इसमें टेल राइम स्टैंजा है। ये वर्क जर्मनी के किंग डियोक्लेशियन पर बेस है। ये किंग सर बर्नार्ड द आर्ट ऑफ टोलोस से जबरदस्ती कुछ लैंड छीन लेता है, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई होती है और सर बर्नार्ड जीत जाते हैं। नेक्स्ट रोमांस आता है इमारे। ये 14th सेंचुरी में लिखा गया था। ये 12 लाइन टेल स्टैंजा में लिखा हुआ वर्क है। ये एम्परर आर्टुस की बेटी इमारे के बारे में है। किंग आर्टुस अपनी खुद की बेटी के प्यार में पड़ जाता है और उससे शादी करना चाहता है। इमारे इस प्रपोजल के लिए मना कर देती है। इससे किंग गुस्से में हो जाता है और अपनी बेटी को नाव में बिठाकर छोड़ देता है, लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है और अंत में उसे तलाशने के लिए वो सैनिक भेजता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वो कहीं और किसी देश में चली जाती है और वो उसी से शादी कर लेती है, लेकिन वहाँ भी उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती। नेक्स्ट रोमांस इस लाइन में आता है रोमन दे एनियास। ये एक फ्रेंच रोमांस है जो एनोनिमस नॉर्मन पोएट ने 1155 से 1160 के बीच में लिखा था। इसकी स्टोरी विर्जिल की एनियाड से ली गई थी। नेक्स्ट रोमांस आता है किंग हॉर्न। ये इंग्लिश रोमांस है जो लगभग 1250 में लिखा गया था। यह रोमांस राजा के बेटे हॉर्न की कहानी को नरेट करता है, जिसके पिता को सरकन पायरेट ने मार दिया था। राजा के मरने के बाद प्रिंस हॉर्न और उसके साथियों को भी देश से निकाला दे दिया जाता है और वो वेस्टर्नस चला जाता है। वहाँ के राजा की बेटी प्रिंस हॉर्न से शादी करना चाहती है, लेकिन हॉर्न तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वो अपने पिता की मौत का बदला न ले ले, लेकिन उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, उसे उसका राज्य मिल जाता है और वो उससे शादी भी कर लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं हैवलॉक द डेन की, जो मिडिल इंग्लिश मैट्रिकल रोमांस है जो 1280 से 1290 के बीच में लिखा गया था। इसमें करीब 3000 ऑक्टासिलेबिक राइम कपलेट्स हैं। इसमें एक प्रिंसेस होती है जिसका नाम होता है गोल्डेब्रू और एक अनाथ डेन्स प्रिंस होता है जिसका नाम होता है हैवलॉक। ये प्रिंस एक राजा को हराकर इंग्लैंड का राजा बनता है। माना जाता है कि ये कहानी 1135 से 1140 के बीच में लिखी गई, जब इंग्लैंड में क्रिश्चियन किंग एथलवुड मर गया था और थ्रोन उसकी बेटी गोल्डेब्रू को मिल गया था। नेक्स्ट रोमांस आता है एथलस्टन। ये 14th सेंचुरी में लिखा गया था। इसमें 1812 लाइन्स हैं। इसमें 4 मेजर करैक्टर हैं। वो मेजर करैक्टर हैं एथलस्टन, दूसरा है एगलॉन्ड, तीसरा है एलरिक और फोर्थ है वेमोंड। ये चारों भाइयों की तरह रहते हैं। एथलस्टन इंग्लैंड का राजा बनता है तो एगलॉन्ड को स्टोन का अर्ल बना दिया जाता है, वेमोंड डोवर का अर्ल बन जाता है और एलरिक कैंटरबरी का आर्क बिशप बन जाता है। धीरे धीरे चारों में एक दूसरे के लिए जेलसी बढ़ने लगती है। एथलस्टन किसी को मरवा देता है और किसी को एग्जाइल करवा देता है। इस लाइन में नेक्स्ट रोमांस आता है बेविस ऑफ हैम्पटन। ये मैट्रिकल रोमांस है, 14th सेंचुरी का है। ओरली कंपोज किया गया था इसको, मीन्स इसको जुबानी सुनाया जाता था। इसमें 4620 लाइन्स हैं। 6 लाइन का ये स्टैंजा है। ये कहानी बेविस नाम के एक लड़के की है जो 7 साल का होता है तब उसे बेच दिया जाता है और ऐसा उसकी माँ करती है अपने प्रेमी के लिए। लेकिन बेविस जर्मनी के एक पेगन राजा का दिल जीत लेता है और उसकी बेटी जोसेन को बेविस से प्यार हो जाता है। लेकिन बेविस इसी शर्त पर उससे शादी के लिए तैयार होता है कि अगर जोसेन क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करती है तभी वो उससे शादी करेगा। लेकिन इस बात पर सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। बेविस को जेल में डाल दिया जाता है। जोसेन भी किसी और से शादी कर लेती है। लेकिन एक दिन बेविस जेल से छूट जाता है 7 साल बाद और एक योद्धा बनकर इंग्लैंड लौटता है और अपने माता पिता की मौत का बदला लेता है। लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। बेविस और जोसेन की शादी भी हो जाती है। नेक्स्ट रोमांस आता है सर क्लेक्स। ये एक शिवैलरिक रोमांस है। इसमें टेल राइम स्टैंजा है। ये कहानी सर क्लेक्स के बारे में है जो एक नाइट होता है, उसकी एक पत्नी होती है। दोनों खुशहाल होते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन धीरे धीरे उनकी वेल्थ खत्म हो जाती है। एक दिन उनके गार्डन में चेरी के पेड़ पर बहुत सारी चेरीज आती हैं, तो वो उन चेरीज को वहाँ के किंग को गिफ्ट करने के लिए ले जाता है। लेकिन सिपाही वहाँ के उसको अंदर नहीं जाने देते।
लेकिन जब वो उन चेरीज को दिखाता है तो सिपाही उसको कहते हैं कि वो चेरीज को ले जा सकता है, लेकिन जो कुछ उसको इनाम में मिलेगा उसका 1/3 उन सिपाहियों को उसको देना होगा। अंदर जाकर सर क्लैक्स इनाम में 12 कोड़े लगवाना चाहते हैं एज हिज रिवार्ड। किंग ओथेर को अजीब तो लगता है लेकिन वो एग्री हो जाता है, तो वो उन कोड़ों को उन सिपाहियों को भी लगवाता है जैसे उसने वादा किया था। इस पर किंग ओथेर उससे खुश हो जाते हैं और उसे फिर से वेल्दी बना देते हैं। लास्ट में नाम आता है मैरी दे फ्रांस का। इनका टाइम 1160 से 1190 तक रहा। ये एक फेमस फ्रेंच पोएट थी। एक्चुअल में इनकी बर्थ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन माना जाता है मैरी का जन्म नॉर्मंडी में हुआ था। वो अपनी शॉर्ट नरेटिव लिरिक पोएम लाइज की वजह से जानी जाती हैं। इसमें 8 सिलेबल्स होते हैं और ये उसने गाने की इंटेंशन से लिखी थी। उस टाइम में ये फॉर्म बहुत ही फेमस थी। मैरी ने बहुत से मोरल लेसन्स वाली कहानियाँ लिखी हैं जो पोएम की फॉर्म में है। इसमें 12 नैरेटिव पोएम का एक कलेक्शन है जिसका सब्जेक्ट लव और कोर्टलीनेस है। आप स्क्रीन पर इनके नेम्स देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो आपकी कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।